देखो एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसका बहुत सिंपल है। एक ऐसा हो गया वैक्यूम ट्यूब, एक हो गया वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब में यहाँ पर है मेटल मेटल सरफेस, मेटल प्लेट। मेटल प्लेट और यहाँ पर है एक और मेटल प्लेट, यहाँ पर है तो एक्सेप्टर बोलते हैं, एक्सेप्टर प्लेट। और यहाँ पर एक विंडो बना देते हैं जिससे कि लाइट इस आसानी से आ सके। ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ ये विंडो है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ विंडो। आजकल तो गाड़ी सबका भी छत देखते हो ना, ट्रांसपेरेंट आ गया है ना। तो वैसे ही ये है ट्रांसपेरेंट विंडो। किसी का बना हुआ है? क्वार्ट्ज का बना हुआ है, क्वार्ट्ज का बना हुआ है। और इस पर लाइट इंसिडेंट होगा इस ट्रांसपेरेंट विंडो के द्वारा। इस पे लाइट आएगा तो ट्रांसपेरेंट विंडो क्या करेगा, लाइट को अलाउ कर देगा, आने देगा। और ये मेटल प्लेट है जिससे इलेक्ट्रॉन को निकलना है। मेटल प्लेट पे लाइट ऐसे इस विंडो से होकर के आएगा, ठीक है। और सफिशिएंट एनर्जी का लाइट रहेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल भी जाएगा। और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये पता कैसे चलेगा? पता चलने के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक प्लेट रख देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके पास कुछ एनर्जी होगा, एनर्जी के कारण काइनेटिक एनर्जी होगा, तो उसके कारण वो मूव करेगा और मूव करके इस प्लेट तक पहुंच जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे पहुंचेगा तो हमको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। और करंट मिल जाएगा तो उसको पहचानना तो आसान है। उसको पहचानने के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, लगा सकते हैं गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देख लो क्या क्या है। ये वाला है वैक्यूम ट्यूब। और ये क्या है, ये है विंडो, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ है, क्वार्ट्ज का। और ये क्या है, मेटल प्लेट जिससे इलेक्ट्रॉन को निकलना है। मेटल प्लेट जो इलेक्ट्रॉन देता है उस प्लेट को क्या बोलते हैं, कैथोड के नोड, कैथोड बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा यहाँ से तो इसको कैथोड बोल सकते हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं, एनोड बोल सकते हैं, एनोड बोल सकते हैं। चाहे इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर प्लेट, एनोड और एक्सेप्टर प्लेट। और मेटल प्लेट है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। और ये तो जान ही रहे हो क्या है, गैल्वेनोमीटर जो कि करंट डिटेक्ट करेगा। और वैक्यूम चेंबर क्यों रखते हैं तो सबको पहले से ही आइडिया है। वैक्यूम चेंबर रखने से क्या, वैक्यूम चेंबर रखना क्यों पड़ता है, क्योंकि बीच में अगर मान लो गैस वैस मॉलिक्यूल ये सब रहेगा तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उससे वो टकरा जाएगा, प्लेट तक नहीं पहुंच सकता है, या उसको आयोनाइज कर देगा तो ये ट्यूब को जाकर के डैमेज कर देगा, ठीक है। तो इसलिए वैक्यूम चेंबर रहता है। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। बाद में हमको अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्सेलेरेट करा के पहुंचाने के लिए पहुंचाना है तो क्या कर सकते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन को अगर स्पीड बढ़ाना है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्सेलेरेट करा के इस पहुंचाना है यहाँ तक, तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर और क्या चीज़ लगाना चाहिए, बैटरी लगा देंगे।
बैटरी लगा करके हम स्पीड बढ़ा सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ में आ गया ना। मेटल प्लेट है, इससे क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कब निकलेगा? जब इस पे आएगा लाइट ऑफ सफिशियंट एनर्जी। सफिशियंट एनर्जी वाला लाइट आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएगा? इस प्लेट पे, एनोड पे जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी तक जाएगा, ये वायर है। इसमें सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और करंट फ्लो होने का पता कौन देगा? गैल्वेनोमीटर देगा। अब हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप सारे एक्सपेरिमेंट को नोट, जो जो हुआ उसको नोट करते चलते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? पहला एक्सपेरिमेंट किया गया कि एकदम कम एनर्जी वाला लाइट डाला गया। कम एनर्जी वाला कैसे पता चलेगा? बहुत ज़्यादा वेवलेंथ, बहुत ज़्यादा वेवलेंथ वाला लाइट इस पे डाला गया। रेडियो वेव मान लो डाल दिए, तो कोई फोटोन निकलने वाला, इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है। रेडियो वेव का एनर्जी बहुत कम होता है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल, सनलाइट डाल दिए, कोई फायदा नहीं हुआ है। अल्ट्रावायलेट जैसे ही आया, इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाने लगा, और इसमें क्या देखे कि डेविएशन नजर आ गया। तो यानी कि पहले क्या किए, जो भी लाइट दिए, जब तक इसमें डेविएशन नहीं हुआ तो हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है। तो पहले बहुत कम एनर्जी वाला लाइट इस पर डाला गया, तो देखें कि इसमें कोई डेविएशन नहीं है। उसके बाद उस लाइट का हम चेक किए कि इंटेंसिटी बढ़ाओ। इंटेंसिटी बढ़ाना शुरू किए, बहुत हाई इंटेंसिटी कर दी, तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। तो इससे यही पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन पे बहुत सारा फोटोन आकर के एनर्जी नहीं दे सकता है, केवल एक फोटोन ही एनर्जी दे सकता है। पहला एक्सपेरिमेंट हुआ कि लाइट ऑफ लो एनर्जी, लो एनर्जी मतलब हाई वेवलेंथ, लार्ज वेवलेंथ। कैथोड एनोड में केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है, एनोड और ये कैथोड। लाइट ऑफ लो एनर्जी यानी हायर वेवलेंथ फॉल्स ऑन द मेटल प्लेट। ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि कम एनर्जी वाला लाइट उस पर इंसिडेंट कराया गया, तो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। अब हम क्या करेंगे, चेक करते हैं कि हो सकता है कि कम एनर्जी वाला फोटोन है, उसका नंबर बढ़ा दें, मतलब इंटेंसिटी बढ़ा दें। समझ में आया? पहला एक्सपेरिमेंट ये हो गया कि कम एनर्जी वाला लाइट इस पे इंसिडेंट कराया गया, कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाया। अब उसके बाद इसका इंटेंसिटी बढ़ाए, तो भी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि कम एनर्जी वाला फोटोन ऐसा नहीं कि उसका हम नंबर बढ़ा दें तो वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा, चाहे कितना भी नंबर उसका बढ़ जाए नहीं निकाल पाएगा। क्यों नहीं निकाल पाएगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन केवल एक फोटोन से ही टकराता है। अगला क्या किया गया, अब धीरे धीरे एनर्जी बढ़ाते बढ़ाते सफिशिएंट एनर्जी का लाइट इस पे इंसिडेंट कराया गया। देखा गया कि बहुत कम इंटेंसिटी भी रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बहुत कम इंटेंसिटी, तो बहुत कम इंटेंसिटी है तो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है। मतलब कि इससे कंफर्म हो रहा है कि हाई एनर्जी अगर एक फोटोन के पास रहेगा तो ही इलेक्ट्रॉन को वो निकाल पाएगा। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन से केवल एक फोटोन ही कोलिजन कर सकता है। है, रेडिएशन अगर कम इंटेंसिटी का भी है लेकिन एनर्जी सफिशिएंट उसके पास है, वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा। अब अगर मान लो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि अब फोटोन तो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाने में उसके पास एनर्जी है, सक्षम है इलेक्ट्रॉन को निकाल पाने में। तो अब जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, तो डेविएशन क्या होगा? ज़्यादा हम लोग को मिलेगा। देखो, लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाए तो गैल्वेनोमीटर में डेविएशन बढ़ गया, वो क्या बता रहा है कि ज़्यादा करंट फ्लो हुआ। ज़्यादा करंट फ्लो हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकला।
क्या मतलब हो गया कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। देख लो, एक एक्सपेरिमेंट में दूसरा चीज की है कि सफिशिएंट एनर्जी वाला लाइट इस पे इंसिडेंट कराया गया था। इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो इसमें डेविएशन भी बढ़ जाएगा। कारण समझ में आया क्यों? कारण समझ में आ गया? इसमें जब लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जो इलेक्ट्रॉन निकल गया उसका नाम क्या कर दिया गया है? फोटो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन बन गया वो। तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ा दी है। ज़्यादा लाइट आएगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें डेविएशन जो होगा नीडल में वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब तो इतना सब करने के बाद ये कंफर्म हो गया कि ओनली वन फोटोन कोलाइड्स विथ वन इलेक्ट्रॉन। इन सारी चीज़ों से ये निष्कर्ष निकला। तो रिजल्ट जो निकला ये निकला कि ओनली वन फोटोन कोलाइड्स विथ वन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, क्या एक फोटोन दो इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है? नहीं टकरा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। एक्सपेरिमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट यही था कि एक इलेक्ट्रॉन से केवल एक फोटोन ही कोलिजन कर सकता है, मतलब एनर्जी दे सकता है। ये एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई हुआ। और आइंस्टाइन तो कोई एक्सपेरिमेंट ये सब नहीं करता था। आइंस्टाइन तो बस इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट लॉजिक से करते करते निष्कर्ष से पहुंच जाता था। अब चलो एक और चीज देखो, इस एक्सपेरिमेंट में फिर क्या हुआ। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि जब सफिशिएंट एनर्जी वाला लाइट इस पे इंसिडेंट कराया गया तो इसमें हमको डेविएशन मिला, करंट मिला, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए ऐसा हो पाया। जैसे क्या किया कि कम एनर्जी वाला डाल रहे हो लाइट, इसमें कोई करंट शो नहीं हो रहा है। एनर्जी बढ़ाते गए, जैसे ही हम एक पार्टिकुलर वैल्यू पहुंचेंगे हमको देखेंगे कि इसमें करंट मिलना स्टार्ट हो गया। इंटेंसिटी बढ़ाए, इसमें डेविएशन और बढ़ गया, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए ही हो पाया। सफिशिएंट एनर्जी का लाइट इस पे इंसिडेंट हुआ तो इसमें डेविएशन शो हुआ, लेकिन बहुत कम समय के लिए हुआ। क्या कारण है? डेविएशन शो होना मतलब करंट मिला, डेविएशन नहीं शो रहा मतलब करंट का मिलना बंद हो गया। यानी कि करंट का मिलना बंद हो चुका है। तो यानी कि कितना भी सफिशिएंट एनर्जी का तुम लाइट इस पे डालो तो बहुत कम समय के लिए ही करंट मिल पा रहा है। तो इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, इससे क्या निष्कर्ष? इलेक्ट्रॉन इसमें से जो था खत्म हो गया, मूवमेंट एक ही हुआ। नहीं मतलब लगातार लाइट हम इस पे इंसिडेंट करा रहे हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस पे पहुंचेगा, करंट मिलता रहेगा, लेकिन करंट कुछ समय के बाद मिलना बंद हो गया। बहुत जल्दी ही, विद इन नेग्लिजिबल टाइम, मान लो 10 फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के बाद ही इसमें से जो है करंट मिलना बंद हो गया। तो क्या क्या कारण हो सकता है? साइंटिस्ट तो घबरा गया होगा ना कि इतना मेहनत किए और एकदम थोड़ा सा डिविएशन शो हुआ फिर काम खत्म। हम लोग तो सोच लेंगे जनरली, क्या एक्सपेरिमेंट अगर करेंगे कि ऐसा डेविएशन थोड़ा सा होकर रह गया तो हम सोचे क्या इसी कुछ हो गया होगा अपने आप। बहुत सारे लोग नहीं होगा, कह रहे इसी फिर से करके देखते हैं। उसके बाद कितना भी लाइट वो डाल रहे हैं इसमें डेविएशन नहीं हो रहा है। अब बताओ कारण। वैक्यूम ट्यूब? नहीं, वैक्यूम बना हुआ है। वैक्यूम ट्यूब में वैक्यूम बना हुआ उसमें उस समय दिक्कत नहीं है। क्या ये निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर खत्म हो चुका है? फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें से था, वो निकल गया। कितना समय तक करंट ले सकते हैं, कितना समय तक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? उसमें इतना है ना कि तुम सदियों तक इसे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। इतना इलेक्ट्रॉन इसमें है।
वो खत्म होने वाला बात ही नहीं है, इन्फानाइट है। 1 मोल का समझते हो कितना मतलब, और ये कितना मोल है? नहीं तो सिंपल सा बात है ये। इस निष्कर्ष पर पहुंचना गड़बड़ हो जाएगा कि इसमें से फिर इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुका है। दूसरा रिजल्ट क्या हुआ है देखो, अभी हम यहाँ पर क्या लगाए हैं, केवल गैल्वेनोमीटर लगाए हैं। गैल्वेनोमीटर लगाए हैं, गैल्वेनोमीटर केवल क्या कर सकता है, करंट को डिटेक्ट कर सकता है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गया। इलेक्ट्रॉन निकल करके उसके पास उसके पास अपना एनर्जी था, तो एनर्जी के चलते कुछ ट्यूब से टकराया, ट्यूब से टकरा के यहाँ आया, और ये सब यहाँ पे पहुंच गया। देखो पहुंचते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पहुंचते जा रहा है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर पहुंचते जा रहा है, और उसको हम यहाँ पर इसको निकालने, इसको आगे मूव नहीं करा सकते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होना चालू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर इकट्ठा होना चालू हो जाएगा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेवलप हो जाएगा। इतना रीजन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेवलप हो गया। अब इलेक्ट्रॉन इतना सारा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, तो सोचो क्या होने वाला है। ये सब के पास माइनस चार्ज है, और इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो भी निगेटिव है। तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको रास्ते में ही रोक देगा। तो ऐसा नहीं हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो चुका है। इलेक्ट्रॉन तो जैसे निकल रहा था वैसे निकल रहा था, लेकिन प्लेट तक अब पहुंचना बंद हो चुका है। क्यों बंद हो चुका है? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा था, वो सब बना दिया है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनने के कारण क्या हुआ कि ये सब इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके बीच रास्ते में ही रोक दे रहा है। तो फिर करंट का मिलना कुछ समय के बाद क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। एक्सपेरिमेंट में अगला चीज जो हुआ वो ये हुआ कि, समझ गए, यहाँ पर डेवलप हो चुका है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। समझे? अब हमको चाहिए कि करंट हमेशा मिलता रहे, तो उसके लिए क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन को जो क्लाउड रोक रहा है, अब इस इलेक्ट्रॉन को हमको खींच के लाना होगा यहाँ तक। जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपने आप रुक जा रहा था, उसको हमको अब स्पीड बढ़ा के लाना होगा। तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं बैटरी। यहाँ पर लगा देंगे कौन सा वोल्टेज, ऐसा वोल्टेज जो इसको एक्सेलरेट कराए। तो उस वोल्टेज का नाम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज या फॉरवर्ड पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम लोग इसमें अप्लाई कर देंगे फॉरवर्ड पोटेंशियल या एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो अगला एक्सपेरिमेंट में अब यही करने वाले हैं कि इसमें हम लोग यहाँ पर एक लगा देंगे फॉरवर्ड पोटेंशियल या एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, नाउ यहाँ पर लगा देते हैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज गैल्वेनोमीटर के साथ साथ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज में इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पे रख दें, ये एक्सेप्टर को कि इस मेटल प्लेट को। हमको चाहिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो निकल रहा है, उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लग जाए। फोर्स इधर लगे, फोर्स इधर कब लगेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कब होगा, जब यहाँ पे रखेंगे कौन सा, हाई पोटेंशियल। तो इसको रखना होगा पॉजिटिव पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, और इधर रखना होगा निगेटिव पोटेंशियल। तो इस तरह से वोल्टेज अप्लाई कर दिए, ये वोल्टेज भी अप्लाई कर दिए। ये वोल्टेज क्या कहा जाएगा, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ये वाला क्या था, ये कैथोड न था, कैथोड, और ये क्या था, एनोड। तो अब देखो, एक्सेप्टर प्लेट का वोल्टेज को पॉजिटिव बना देंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो निकलेगा वो अब उसको ये वोल्टेज फोर्स लगा करके यहाँ तक पहुँचा देगा। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बन रहा था वो क्या होगा, डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे हम वोल्टेज मेंटेन करेंगे, बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके कारण क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक पहुँचेगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक पहुँचेगा तो करंट का भी वैल्यू क्या होगा,
करंट भी बढ़ने लगेगा। तो अब हम लोग अप्लाई कर दिए एक्सेप्टर प्लेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। कैथोड का वोल्टेज को पॉजिटिव कर दिया तो करंट मिलना फिर से स्टार्ट हो गया। अब वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ वोल्टेज यानी पोटेंशियल ऑफ एक्सेप्टर प्लेट इज इंक्रीज्ड। अभी देखो ये सब क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि एक्सेप्टर प्लेट के वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। नाउ वोल्टेज ऑफ एक्सेप्टर प्लेट इज इंक्रीज्ड देन करंट ऑल्सो इंक्रीजेज। कारण क्या है इसके पीछे, कि क्यों क्यों ऐसा हुआ कि वोल्टेज बढ़ाए तो करंट का बढ़ना भी बढ़ गया। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सब जमा हो रहा था उसको ये वोल्टेज क्या करेगा, इधर पुल करके यहाँ तक पहुँचाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब अगला क्वेश्चन, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं करंट भी बढ़ता जा रहा है, गैल्वेनोमीटर का नीडल में डेविएशन बढ़ते जा रहा है। वोल्टेज को बढ़ाते गए हमेशा क्या नीडल में डेविएशन बढ़ता ही जाएगा कि कुछ समय आने के बाद करंट कांस्टेंट भी हो जाएगा, या हमेशा करंट बढ़ता रहेगा। अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या करंट हमेशा बढ़ता ही रहेगा, ये क्वेश्चन है। तो क्या होगा, कुछ समय के बाद क्या होगा, मान लो वोल्टेज जीरो से बढ़ाए, पहले जीरो था तो करंट थोड़ा सा मिला था फिर रुक गया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे जमा हो गया था। अब हम वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाए, जीरो से एक किए, दो किए, करंट बढ़ता गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो जमा है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, बादल यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन का वो टूटने लगा। वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, क्लाउड डिसअपियर हो रहा है। तो क्या ये हम जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे हमेशा करंट बढ़ता जाएगा, नहीं होगा। तो कुछ समय के बाद क्या होने वाला है, करंट हो जाएगा कांस्टेंट। क्यों करंट कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरी तरह से डिसअपियर हो गया। तो अब जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा वो डायरेक्टली यहाँ पर हो जाएगा बिना कोई रेजिस्टेंस के। तो ऐसा होगा कि हम वोल्टेज को शुरू में बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, लेकिन एक समय के बाद फिर से करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। उसके पीछे कारण यही है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स डिसअपियर कंप्लीटली आफ्टर सर्टेन वैल्यू। अगला हुआ एक्सपेरिमेंट का जो कारण तो समझ में आ ही गया है। कारण है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड 100% कुछ वैल्यू के बाद डिसअपियर हो जाएगा, तो फिर करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब इस इलेक्ट्रॉन को तो रोकने वाला है नहीं। अब सारी बातों को हम लोग ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखोगे बहुत सारा क्वेश्चन ग्राफ वाला आता है। ये सारे एक्सपेरिमेंट जो किए हैं उसी पर ग्राफ प्लॉट हुआ है। ये सब बात समझ गए तो ग्राफ को समझना भी आसान हो जाएगा। तो देखो ग्राफ प्लॉट करते हैं, वोल्टेज और करंट और इंटेंसिटी ये सबको मिला करके। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो कैसा ग्राफ। वाई एक्सिस पे किसको रखते हैं, करंट को, वाई एक्सिस पे करंट को, और एक्स एक्सिस पर वोल्टेज को, वोल्टेज भी को। समझे, ये देखो करंट यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो करंट इसे फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो करंट बना रहा है। और वोल्टेज जो भी दिए हैं वो किसका वोल्टेज है, कैथोड का ना। कैथोड का वोल्टेज प्लस है, इसका वोल्टेज मान लो जीरो, इसका वोल्टेज मान लो जो भी रहेगा वो प्लस। इसके वोल्टेज को जीरो मान रहे हैं, इसके वोल्टेज जीरो मान रहे हैं, तो इसका वोल्टेज कितना है। तो यहाँ पर ये वोल्टेज भी का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल किसका, पोटेंशियल ऑफ एक्सेप्टर प्लेट, पोटेंशियल ऑफ एक्सेप्टर प्लेट। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके कारण करंट है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण जो करंट मिल रहा है उसका है वाई एक्सिस पे, करंट है किस पे, वाई एक्सिस पे। अब देखो ग्राफ कैसा आना चाहिए, जब वोल्टेज नहीं था
वोल्टेज 0 था तो करंट था कि नहीं था? नहीं था, करंट था ना जी। शुरू में क्या लिखवाए थे? कोई, हाँ, थोड़ा देर के लिए मिला था ना। अब करंट तो मिला था, भले ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको रोक दिया था। तो वोल्टेज जब 0 था उस समय भी करंट मिला था, तो करंट तो यहाँ 0 पे नहीं था, वोल्टेज नहीं अप्लाई किए थे। वोल्टेज अप्लाई नहीं किए थे, यहाँ पे जैसे ही सफिशिएंट एनर्जी का लाइट आया था, करंट मिल गया था। तो करंट का वैल्यू 0 से नहीं, कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा। तो करंट कुछ ऐसा यहाँ पे था, जब वोल्टेज 0 था तो करंट का वैल्यू कुछ मिनिमम था, ये था मिनिमम वैल्यू। और जब वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ने लगा, और करंट बढ़ते बढ़ते कुछ समय के बाद क्या हो गया है? कांस्टेंट हो गया। तो ऐसा ग्राफ आया, देखो, करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ ऐसा आ रहा है। अभी पूरा ग्राफ नहीं प्लॉट हुआ, अभी तो आधा बात हुआ है। ये ग्राफ हो गया ऐसा। अगर मान लो, जो एक और चीज देखो, ग्राफ पहले समझ लो ध्यान से। ये ग्राफ ऐसा आया, इसमें तो समझ गए ना, एक्सपेरिमेंट में आया था कि वोल्टेज को किए थे 0 रखे थे, तो उस समय हम लोग को करंट मिला था, तो वो ये करंट है, मिनिमम वैल्यू जो था वो था। अब हम वोल्टेज को बढ़ाए तो करंट शुरू में बढ़ा, और कुछ समय के बाद करंट बढ़ना लगभग खत्म हो गया, करंट क्या हो गया? कांस्टेंट। ये सैचुरेशन करंट तक पहुंच गया, इसको क्या बोलेंगे? सैचुरेशन करंट। ये पहुंच गया अपने सैचुरेशन करंट पे, को बोलते हैं IS। IS सैचुरेशन करंट। और ये था इनिशियल करंट I0, इसको बोलते हैं मिनिमम जो मिला बिना कोई वोल्टेज के। अब देखो, अब सोचो एक और चीज, यहाँ जो लाइट आ रहा है, वोल्टेज ये सब वही है, सारा वोल्टेज जितना बढ़ा है सब बढ़ा रहे हैं। अब हम क्या करें? लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। जो लाइट इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल पा रहा है, उस लाइट का इंटेंसिटी अब बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ज़्यादा निकलेगा। जो इलेक्ट्रॉन को निकाल पा रहा है, अब वैसा ज़्यादा लाइट इस पर इंसिडेंट कराएंगे हाई इंटेंसिटी के साथ, इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो करंट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो देखो ग्राफ में क्या चेंज आएगा। ये किसी इंटेंसिटी के लिए है, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, ये ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर ना, करंट बढ़ जाएगा ना। तो अगर हम इंटेंसिटी कम कर देते हैं, इंटेंसिटी लाइट का कम कर देते हैं, तो करंट भी क्या होगा? इनिशियल करंट तो सेम ही है। अगर हम इंटेंसिटी कम कर देते हैं तो करंट भी क्या होगा? कम हो जाएगा। ये मान लो कि I1 इंटेंसिटी पर है और ये I2 इंटेंसिटी पर है, तो ग्राफ को देख के बताना है कि कौन सा इंटेंसिटी ज़्यादा है? I2 ज़्यादा है। अगर लाइट का इंटेंसिटी I2 ज़्यादा है I1 से, शुरू में कम इंटेंसिटी पर लाइट डाले तो करंट कम मिला है, इंटेंसिटी बढ़ाए हैं करंट और बढ़ गया। तो इस ग्राफ, ऐसा ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, दे दिया जाएगा कि 2 इंटेंसिटी के लिए ग्राफ है, देख के बताओ कौन ज़्यादा कौन कम है। सिंपल सा बात है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि I2 ग्रेटर देन I1। I1 I2 क्या है? इंटेंसिटी है। I1 एंड I2 आर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो एक्सपेरिमेंट में अगला पार्ट जुट गया, इफ इंटेंसिटी इंक्रीजेज करंट इंक्रीजेज। इंटेंसिटी लाइट का बढ़ा दो, करंट भी बढ़ जाएगा, तो ग्राफ ऊपर चलता जाएगा। लेकिन इनिशियल पॉइंट दोनों का क्या रहेगा? इनिशियल पॉइंट सेम रहेगा ना? सेम भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, वोल्टेज और इधर करंट। ये वोल्टेज किसका वोल्टेज है, सबको समझ में आ गया ना? ये वोल्टेज किसका इस पर प्लॉट कर रहे हैं? कैथोड के नोड, एक्सेप्टर प्लेट तो कैथोड बोल रहे हैं। एक्सेप्टर प्लेट का वोल्टेज को इस पे रखा गया है, और करंट जो मिल रहा है उसको वाई एक्सिस पे रखा गया है। जब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा।
अब देखो, अब हम लोग चाह रहे हैं कि वोल्टेज अभी तक क्या है, 0 से बढ़ा करके बढ़ाते गए हैं, ठीक है। एक्सेप्टर प्लेट का वोल्टेज को पॉजिटिव किए थे, अगर हम एक्सेप्टर प्लेट के वोल्टेज को निगेटिव कर देंगे तो क्या होगा, सोचो। एक्सेप्टर प्लेट के वोल्टेज को निगेटिव कर देंगे तो क्या होगा। तो जो वोल्टेज पहले इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती पहुंचा रहा था प्लेट तक, अब वो उसको रोकेगा ना। हम उस वोल्टेज को उल्टा कर दिए, निगेटिव कर दिए, फोर्स लगा करके आगे ले जा रहा था, अब फोर्स उल्टा लगा देगा, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन को ले जाने से रोकेगा। तो करंट का मिलना क्या होगा, कम होने लगेगा। बंद तो अभी नहीं होगा क्योंकि करंट तो शुरू में कुछ मिल रहा है ना। तो वोल्टेज को अगर हम निगेटिव करेंगे करेंगे तो करंट कम होने लगेगा, और वोल्टेज को ज़्यादा निगेटिव करें तो करंट कम होते होते कहाँ पहुँच जाएगा, 0 पहुँच जाएगा। तो जिस वोल्टेज पे करंट का मिलना एकदम बंद हो जाए उस वोल्टेज का नाम दिया गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब देखो अगला एक्सपेरिमेंट में क्या है कि हम कैथोड के पोटेंशियल को माइनस में ले जाएंगे। तो माइनस में ले जाएंगे तो क्या ग्राफ होने वाला है, ये जो करंट है वो कम होने लगेगा, और कम होते होते एक वोल्टेज पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो अभी इसको अगला ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है समझ में आ गया। जब कैथोड के पोटेंशियल को ज़्यादा माइनस करते जाएंगे तो एक वैल्यू पर आकर के पूरा इलेक्ट्रॉन को वो रोक देगा, तो करंट का मिलना बंद हो जाएगा। इस पोटेंशियल को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। और जो पोटेंशियल निगेटिव कर दिए हैं तो उसको कौन सा पोटेंशियल बोलेंगे, एक्सेलरेटिंग की डिसेलरेटिंग, डिसेलरेटिंग बोलेंगे। तो जब हम निगेटिव कर देंगे कैथोड के पोटेंशियल को तो उसको बोलेंगे डिसेलरेटिंग वोल्टेज या बैकवर्ड पोटेंशियल, डिसेलरेटिंग वोल्टेज या बैकवर्ड पोटेंशियल। तो अब देखो पूरा कंप्लीट ग्राफ क्या होगा, कंप्लीट ग्राफ देखो कैसा आने वाला है। एक्स एक्सिस पे किसको रखे थे, पोटेंशियल, किसका वोल्टेज, एक्सेप्टर प्लेट, पोटेंशियल ऑफ एक्सेप्टर प्लेट। पोटेंशियल ऑफ एक्सेप्टर प्लेट, और इधर रखे थे किसको, करंट को। और जब वोल्टेज 0 था तो करंट भी क्या था, कुछ वैल्यू था, 0 नहीं था, करंट का कुछ वैल्यू था, करंट का कुछ वैल्यू था, करंट ऐसे जा रहा था, और एक वोल्टेज के बाद करंट क्या हो रहा था, कांस्टेंट। उसके बाद हम वोल्टेज को निगेटिव कर दिए, कैथोड के वोल्टेज को निगेटिव कर दिए, तो करंट कम होने लगेगा, और कम होते होते एक वैल्यू पर करंट क्या हो गया, 0 हो चुका है। तो इसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रोक दे। ये किसी इंटेंसिटी पर है, अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ग्राफ में भी क्या होगा, चेंज होगा। ये अभी इंटेंसिटी मान लो I1 के लिए है, अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ किधर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो ये सारे मैकेनिज्म को समझ गए तो हम इस पे ग्राफ का कितना भी क्वेश्चन देंगे तुम लोग आसानी से उसका बना सकते हो उस ग्राफ को। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होता है ये हम लोग को निकालना है। किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को हमेशा के लिए उसको रोक दें तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होना चाहिए। इधर जो पॉजिटिव है पोटेंशियल उसको एक्सेलरेटिंग वोल्टेज या फॉरवर्ड पोटेंशियल, इधर को निगेटिव पोटेंशियल या डिसेलरेटिंग वोल्टेज या बैकवर्ड पोटेंशियल। अब हम लोग समझते हैं कि किसी भी मेटल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो ग्राफ वाला पार्ट यहीं पर अभी रखते हैं, आगे कुछ और नया चीज़ सीखते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा मेटल प्लेट से उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा। और उसके लिए पहले समझते हैं वर्क फंक्शन। मेटल के लिए वर्क फंक्शन टर्म जो है साइंटिस्ट आइंस्टाइन के द्वारा यूज किया गया था। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन किसी मेटल के लिए क्या है, जैसे देखो कोई अगर
मेटल प्लेट है, मान लो ये मेटल प्लेट है, जैसे मान लो सोडियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक, आयरन कोबाल्ट ये सब है ना, मेटल प्लेट, मेटल है। सोडियम से क्या इलेक्ट्रॉन अपने आप ऐसे निकल जाएगा? कोई आसान काम थोड़े है निकाल पाना, उसको लाइट डालना पड़ेगा बढ़िया से, सफिशिएंट एनर्जी का, तब निकल पाएगा। जबकि वो फ्री ऑलरेडी हो चुका है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलने के रेडी है? तुरंत नहीं ना है, उसको कुछ एनर्जी चाहिए। कुछ एनर्जी जो चाहिए, तो वो एनर्जी क्यों चाहिए? जबकि वो फ्री हो चुका है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फील्ड से बाहर आ चुका है। बाकी जो इनर सेल का इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस उसको खींच रहा है, उसको टाइटली बाउंड किए हुए है, वो सब बंधा हुआ है, बाउंडेड है। और फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से निकल चुका है, इधर उधर जा सकता है कहीं भी, मेटल के लैटिस के अंदर में कहीं भी रैंडमली मूव कर रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है। लेकिन फिर भी क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे और भी बहुत सारा फोर्स काम कर रहा है, बहुत सारा फोर्स काम कर रहा है, बाउंड्री से बाहर नहीं आ पा रहा है, इलेक्ट्रॉन के सरफेस से बाहर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सरफेस पे वो सब बहुत सारा और फोर्स है, वांडरवाल फोर्स होता है, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारा फोर्स है। इसका हम सिंपल बोलेंगे कि सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए बहुत सारे फोर्स के विरुद्ध उसको निकलना पड़ेगा, बहुत सारे फोर्स के अगेंस्ट उसको निकलना पड़ेगा, यानी कि उस फोर्स के अगेंस्ट उसको काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए उसको क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन को बहुत सारा फोर्स से के विरुद्ध काम करके उसको बाहर आना होगा, यानी इसको बहुत जगह पे एनर्जी लूज करना होगा। और ये किसी मेटल के क्या है? फिक्स्ड है, एक फिक्स्ड वैल्यू है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई वैल्यू नहीं है, ये हर मेटल का अपना अपना वैल्यू है। जैसे हर कंट्री के लिए क्या होता है? एक वीजा बनता है, तुमको जाना है बाहर निकलना तो इतना पैसा देना है, पाकिस्तान जाना है तो पैसा मिलेगा, ठीक है, अमेरिका जाना पैसा खर्च करना पड़ेगा, इंग्लैंड जाना पैसा खर्च करना पड़ेगा, पाकिस्तान जाएगा तो भारत सरकार हो सकता पैसा भी दे दे कि जाओ भाई तुम उधर रह जा। तो हर मेटल हर कंट्री के लिए क्या है? फिक्स्ड है। उसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोला जा रहा है? वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन हर मेटल के लिए अलग अलग है, यानी कि इस वर्क फंक्शन की सहायता से हम किसी मेटल को पहचान सकते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि वर्क फंक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल। वर्क फंक्शन क्या है? किसी मेटल का एक पहचान है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसको बोले हैं कि वर्क फंक्शन, जैसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसी का क्या क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, हर मेटल के अलग अलग है, भले मास चेंज सेम हो सकता है लेकिन एटॉमिक नंबर सबका क्या है? अलग है। ये सबके लिए कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस तरह से एक और चीज क्या हो गया? वर्क फंक्शन भी आ गया कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। एक्सरे में देखे थे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, तो उसका ग्राफ भी क्या है? सब मेटल का अलग अलग आता है। दूसरी तरह से वर्क फंक्शन भी किसी मेटल का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन है मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी लूज करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोला गया है? वर्क फंक्शन। कहाँ ये खर्च करना पड़ेगा? अगेंस्ट सेवरल बाउंड्री फोर्सेस। इस पे जो बहुत सा फोर्स लग रहा है बाउंड्री से निकलते समय, वो सब फोर्स के अगेंस्ट काम करने के लिए कुछ एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो सिंपली इसको बोलेंगे कि इट इज मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject an electron from a metal। समझे? इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject an electron from a metal। मतलब वर्क फंक्शन हर मेटल के लिए डिफरेंट होगा, यानी वर्क फंक्शन से किसी मेटल को हम लोग पहचान सकते हैं। समझे? जैसे कि मान लो कि किसी मेटल का वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, किसी मेटल का वर्क फंक्शन हम बोल दिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ?
इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम से कम कितना एनर्जी देना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना होगा। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी इसको मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकल पाएगा। ऐसा नहीं कि उसका कुछ एनर्जी बचेगा। तो समझे? वर्क फंक्शन समझ आ गया? जैसे मान लो किसी मेटल का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है। अब इसमें से तुम इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो तो कम से कम कितना एनर्जी देना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना होगा। अगर 1.9 दिए तो निकलेगा इलेक्ट्रॉन? नहीं निकलेगा। दोगे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो इलेक्ट्रॉन जस्ट यहाँ से निकल के बाउंड्री पे रहेगा। अगर 2 से ज़्यादा देंगे, 3 दे दिए तो क्या होगा? 2 तो ये खर्च कर दिया और बचा कितना? 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लेके बाहर निकल पाएगा। समझे? अब हम लोग को आगे देखना है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लेके निकलेगा कि कम निकलेगा, कितना कितना हो सकता है, सब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी उतना रहेगा, ये देखना है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल देखना बच गया, और एक देखना बच गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो अगले क्लास में फोटोइलेक्ट्रिक का सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ग्राफ व्राफ तो मेन चीज़ समझ चुके हैं, कॉन्सेप्ट। ग्राफ पे सवाल हुआ देखेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ के आओ, आसान सा एकदम है। ग्राफ ही था ना, ग्राफ को आसानी समझ गया ना सबको ही? तो इस पर कोई भी सवाल मिलेगा बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।